इसमें एक प्रॉब्लम आया था जिसमें बहुत पॉलिटिक्स खेला गया था कि हेमंत करकरे को जो बुलेट लगी थी वो मैच नहीं हो रही थी टेस्ट बुलेट। इट्स अ हेल ऑफ ए जॉब, इट्स नॉट ए इजी जॉब। और इस पूरे जर्नी में जैसे बोलते हैं ना कि भगवान की कृपा है, जो प्लेटफॉर्म इतना अच्छा मिला कि सब तरह की केसेस हमने किया, एडल्ट्रेशन, नार्कोटिक ड्रग्स का, और फिर एक्सप्लोजिव्स के बहुत बड़े बड़े तेलगी की केस बोलो। 3 साल के लिए सब एजेंट इसी के पास से लेते थे क्योंकि गवर्नमेंट से ये सस्ता में देता था। और कोर्ट में तो स्टैम्प पेपर आते जा रही है पर गवर्नमेंट की सेल ही नहीं हो रही है। पूरा इंडिया में ये फैल गया था। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे आज के पॉडकास्ट में। दोस्तों, आप सब ने भारत में घटे कई सारे हाई प्रोफाइल केसेस के बारे में ज़रूर सुना होगा, जैसे कि तेलगी स्कैम, जैसे कि शीना बोरा केस, जैसे कि 2611। आप सब ने ये भी देखा होगा कि कैसे भारत की विविध न्यायपालिकाओं ने इन सब केसेस में जस्टिस डिलीवर किया था। बट क्या आपने कभी ये सोचा है कि इन सब केसेस में जो फील्ड से लिए हुए हमारे रॉ एविडेंसेस होते हैं, उनको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का कोर्ट के अंदर एडमिसिबल एविडेंसेस बनाने का काम होता है, वो कितना कठिन होता होगा? और क्या आपने कभी ये सोचा है कि इस काम को करने वाले जो लोग होते हैं वो इसको किस तरीके से करते होंगे? जानने के लिए देखिए हमारा आज का पॉडकास्ट। हमारे आज के जो अतिथि हैं उनका नाम है डॉक्टर रुक्मणी कृष्णमूर्ति। वो भारत के पहले फीमेल फॉरेंसिक साइंटिस्ट हैं और वो भारत की जो फॉरेंसिक साइंस लैब्स हैं उनके डायरेक्टर भी रह चुके हैं। उनका करियर 1974 में शुरू हुआ था और अपना 50 साल से भी लंबा करियर उन्होंने ख़त्म जब किया, उसके बाद भी वो आज अपने आप को इसी फील्ड में बहुत ज़्यादा एक्टिव रखते हैं। अगर आपको हमारे काम से वैल्यू मिलती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों। नमस्ते मॅडम. नमस्ते, कसे आपण? मी खूप छान. आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। थैंक यू फॉर कॉलिंग मी हियर प्रतीक। आई एम हैप्पी टू शेयर माय कंप्लीट जर्नी ऑफ फोरेंसिक। 50 साल का जो है लोगों तक जाएगा, उसके लिए थैंक्स। आप आज हमें विजय बोल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक्चुअली वो कहने ही वाला था, जैसे हमारा एक बार फ़ोन पे भी बात हुआ था कि जितना मेरा एज नहीं है उससे कई ज़्यादा आपका खुद का पूरा एक्सपीरियंस है, आपका करियर रहा है। सो आपसे आई एम श्योर कि आज बात करके बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी और जो हमारी ऑडियंस अभी आपको सुन पा रही है, देख पा रही है, उनको भी बहुत कुछ समझने को मिलेगा। तो आपकी जो स्टोरी है उसको एकदम प्रीकर्सर से शुरुआत करते हैं कि आप की जो फैमिली है उसमें आप 2 भाई और 5 बहनें थे और आपने अपने पुराने कई इंटरव्यूज़ में कहा भी है कि आप एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो आप हमारे दर्शकों को आपकी जो फैमिली है उसका एक बैकग्राउंड बता दीजिए। देखिए, हम लोगों नागपुर के हैं। हमारे पिताजी स्टेट गवर्नमेंट में काम करते थे। मैं 5वां लड़की हूँ। मेरे नीचे एक भाई है और ऊपर एक भाई और 4 बहनें हैं। तो बड़ी फैमिली होने के कारण नेचुरली शेयरिंग थिंग्स ये सब बहुत कॉमन है हम लोगों को। अकोमोडेट कर लेने का, जगह जितना है उसमें अकोमोडेट करने का, जो ठीक है वो कराओ। ज़्यादा तो पेरेंट्स का बहुत वैल्यू रहता था हमको कि जो कुछ है आप सही करोगे तो आप स्ट्रॉन्ग खड़े होंगे। और दूसरा वो कहते थे कि फ्लेक्सिबल रहना चाहिए। यदि आप स्ट्रेट रहेंगे और तूफान आए तो आपको काट कर जाएगी, यदि फ्लेक्सिबल रहें तो आप झुक जाओ, वो निकल जाएगी, फिर खड़े हो जाओ। बिल्कुल। तो ऐसे कुछ कुछ जिंदगी की जो तत्व है वो उन्होंने सिखाया। कभी किसी के इससे खड़ा झुकना नहीं चाहिए। जैसे दीवार में मारा तो जो मारता उसको लगता है, दीवार को नहीं मारता है। तो अपन स्ट्रांग होना चाहिए। तो कुछ कुछ हमारे पिताजी बहुत फिलोसॉफिकल थे। तो इन वैल्यू को लेकर हम सब बहनें, सिस्टर, हमारा बहुत बड़ा फैमिली है, 2 डॉक्टर्स और ऐसे सभी लोग अच्छे पोजीशन में थे। माँ कहती थी सरस्वती सब कुछ है, सरस्वती रहने से लक्ष्मी अपने आप आएगी।
तो सबके मन में ये था कि सबसे ज़्यादा डिग्री जो है मैं पढ़ूँगी। तो इस तरह से हम लोग बड़े हुए। वाओ। सबसे पहले तो कि जो आपके पिताजी की फ़िलॉसफ़ी थी उसमें बहुत कुछ सीखने जैसा है कि ये ख़ास करके आज की यूथ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कभी-कभी अपने आप को बहुत स्ट्रिंजेंट बना लेते हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। सो यहाँ से सीधा एक फॉरेंसिक साइंटिस्ट, ये जर्नी आपने कैसे तय की और उसके पीछे की क्या बैकग्राउंड स्टोरी थी? तो ऐसे हुआ, मैं स्कूल तक तो बहुत नटखट थी एंड स्पोर्ट्स में बहुत ये लेती थी। अभी भी मुझे याद है माँ का कहना कि यूनिफॉर्म रहना चाहिए। तो मैं जो है स्कूल में जब यूनिफॉर्म पहनकर जाते हैं ताकि कोई ऊपर नीचे नहीं दिखे, तो एक दिन एक लड़की दूसरे के बहुत डब्बा देख रही थी बिकॉज वो लंच में कुछ अच्छा लाया था। तो मैं इसको क्लास की कैप्टन थी, तो मैंने बोला चलो अभी ऐसे करेंगे, हर कोई अपन डब्बा बांट कर खाएंगे सो दैट सबको अच्छा लगेगा। तो सबको बहुत अच्छा लगा वो, और वो स्कूल में अभी भी वो प्रैक्टिस चालू है। वाओ। तो ये समानता, किसी को कभी नीचे नहीं बताना चाहिए, हर एक का काम जो है वो इम्पोर्टेंट है, ऐसे तरह की एक इससे मैं पली हूँ। उसके बाद जब मैं कॉलेज में गई, मैं एनालिटिकल केमिस्ट्री में थी, तो उसमें बॉयज़ ज़्यादा, मैं एक ही लड़की थी। ओह। तो प्रॉब्लम ऐसा आया, कॉलेज हमारा शिवाजी साइंस कॉलेज में बीएससी किया मैंने, वहाँ पर गर्ल्स बहुत कम थे तो कॉमन रूम नहीं था। तो मेरे को बहुत ख़राब लगा, मैं प्रिंसिपल से जाकर बोला भाई कॉमन रूम नहीं रहेगा तो लेडीज़ कहाँ जाकर रिलैक्स करें या कुछ करें। बिल्कुल। तो फिर उन्होंने कैसे तो भी एक छोटा सा रूम हमको प्रोवाइड किया। आगे चलकर फिर गेम्स में लेडीज़ को नहीं लेते थे, तो मैंने बोला ऐसे कैसे हो सकता, हमको भी गेम्स खेलना है, बिकॉज आई वॉज स्पोर्ट्स पर्सन इन स्कूल। तो फिर उन लोगों ने ठीक है करके लिया, और फिर बाद में हमारी लेडीज़ टीम यूनिवर्सिटी में जीत कर आई। वाओ। तो ऐसा कभी चुप बैठने की आदत नहीं, कुछ भी गलत हुआ कि आगे जाओ लड़ो उसके लिए, ऐसे ही एक टेंडेंसी थी। और हमारे पेरेंट्स एनकरेज करते थे कि सच के लिए लड़ना चाहिए। तो इस तरह से निकली। उसके बाद एमएससी पास किया, मेरिट में आए तो अडॉक बेसिस जो बोलते हैं ना, टेम्परेरी लेक्चरशिप मिली, और रिजर्व बैंक में एक क्लरिकल पोस्ट मिला, और ये एमपीएससी की इंटरव्यू आई थी फोरेंसिक साइंस के लिए, और पोस्टिंग बॉम्बे में था, बाकी 2 नागपुर में था। वो परमानेंट पोस्ट था, और इसमें अभी सिलेक्शन होगा तो देखना पड़ेगा, ऐसा था। तो मैं इंटरव्यू के लिए जाकर आई, सिलेक्ट हो गए, उसका लेटर भी आया। अभी घर में हलचल, 2 नागपुर के पोस्ट लेना है, में से लेना है कि बॉम्बे जाना है, जहाँ हमारे कोई नहीं थे, कज़न थे, उसके घर में रहना पड़ेगा, वो भी भांडुप में। ओके। और हमारा वर्किंग प्लेस वो टाइम में जेजे हॉस्पिटल बायकला में था। ओके। तो फिर माँ पिताजी ने सीधा बोल दिया जो आपको अच्छा लगा वो करो। तो मैंने काफ़ी फोरेंसिक के बारे में पढ़ा तब एक्चुअली ये फोरेंसिक क्या होता किसी को मालूम भी नहीं था 74 में। तो जैसे मेरे पिताजी ने बहुत से कुछ बोला, एक बार ये भी बोला है उन्होंने, स्कैर्सिटी इज़ द डिमांड। यदि रिजर्व बैंक में जाएंगे लाखों में एक रहते थे आप, लेक्चरर पोस्ट में जाते तो 100 में एक होते थे आप। ये एक जगह है शायद यहाँ पर कोई लेडीज़ अभी तक एंटर नहीं किया होगा, व्हाई नॉट टेक अ चांस। वाओ। ये मेरा इरादा था। तो मैंने बोला मैं तो ज्वाइन करूँगी। तो फिर पिताजी ने ठीक है बोला। फिर ब्रदर मेरा मेरे साथ चला उधर। पहले दिन गए तो सरप्राइज़ ऐसा था, वहाँ का जो इमीडिएट बॉस था वो नागपुर का था, और उसको मालूम था कि मेरे को 2 पोस्ट ऑलरेडी नागपुर में मिला, एक रिजर्व बैंक में और एक लेक्चरर पोस्ट, उसको छोड़कर यहाँ पर कैसे आए। और फिर उसने बोला आफ्टर ऑल व्हाट अ लेडी विल डू इन फोरेंसिक। ओह ओके। तो मैंने जिद कर लिया, आज तो मैं ज्वाइन ही करूँगी और ये आदमी को बताऊँगी कि क्या एक लेडी कर सकती है। सो दैट वॉज द इंस्पिरेशन विच मेड मी टू ज्वाइन फोरेंसिक। आई रियली अप्रिशिएट कि सबसे पहले तो आपके पिताजी का वो बोल्ड डिसीजन कि उन्होंने आपको चॉइस दिया, वो भी 1974 के समय में, कि आप अपना डिसीजन खुद लें, और उससे भी ऊपर उन्होंने इतनी बढ़िया आपको एडवाइस दी कि अगर आप लाखों में एक हैं, जैसे उन्होंने कहा था, जो आप आज भी हैं,
तो शायद आपको ज़्यादा तवज्जो मिलेगी, आपको ज़्यादा प्राधान्य मिलेगा, विच अगेन स्टैंड्स ट्रू टिल डेट। इसमें मेरा बड़े भाई जो हैं रिजर्व बैंक में सुब्रमण्यम अय्यर कर उनका भी बहुत ही हाथ है। उन्होंने पहले यानी स्फुरित किया कि नहीं, गर्ल होने से भी जा सकती है, वो कोई भी जॉब कर सकती है। बिल्कुल। तो आपने जो थोड़ी देर पहले बात बताया था कि आपके कॉलेज में जब आप एमएससी कर रहे थे तब आपको एक क्वेश्चन आया था। ये डॉक्टर सुधा मूर्ति जी ने भी अपने कई इंटरव्यूज़ में कहा है कि जब उन्होंने उस समय में टाटा ज्वाइन किया था तो एक दिन ऐसा था जब उनको जेआरडी टाटा तक के पास जाना पड़ा था और उनसे ये उनको कहना पड़ा था कि मैं इकलौती महिला हूँ तो क्या हुआ, आपको मेरे लिए भी यहाँ पे फैसिलिटीज़ बनानी होगी, सैनिटेशन हो या और फैसिलिटीज़ हो। तो 74 में आपने अपने पूरे कन्विक्शन के साथ और विल पावर के साथ ये डिपार्टमेंट तो ज्वाइन कर लिया, बट ये सारी फैसिलिटीज़ वहाँ पे भी नहीं रही होंगी, तो उस फाइट को आपने कैसे लड़ा? नहीं, वो कैसा था, पूरा ऑफिस था तो एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ लेडीज थे जो आप बोल रहे हो बराबर है, लेबॉर्ट्री के उधर कुछ भी नहीं था। बिल्कुल। बट मुझे 2 माला चढ़कर जहाँ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए लेडीज़ की वॉशरूम थी उसमें जाना पड़ता था। ओके। तो बिकॉज इट्स अ ऑफिस, एडमिनिस्ट्रेशन और बाकी इसमें लेडीज़ थे तो ये था। बट जैसे मैंने कॉलेज में बोला था वहाँ पर ज़रूर लेडीज़ के लिए कॉमन रूम नहीं था, तो वी फॉट फॉर इट। आई एम श्योर कि आज जब आप देखते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री लाल किले से इस टॉपिक को छेड़ते हैं और महिलाओं के लिए सैनिटेशन के लिए और हाइजीन के लिए इतना स्ट्रांगली बात करते हैं, तो इट शुड बी मेकिंग यू सो हैप्पी, राइट? या वैसे कहो तो मैं इनसे मिली यानी नेशनल फोरेंसिक यूनिवर्सिटी जहाँ मैं एकेडमिक काउंसिल मेंबर हूँ, उधर कॉन्वोकेशन में आए थे तो दूर से हम लोगों ने नमस्कार किया है और उनके साथ फोटो भी निकाला। ही इज़ अ ग्रेट पर्सन। आई एग्री। तो 74 में आपने डिपार्टमेंट ज्वाइन किया और आपका जो पहला केस था रजिस्टर्ड वो 76 में है, जहाँ पे एक ब्लास्ट हुआ था मुंबई के ट्रेन्स में और आपने उसको जाके फोरेंसिक्स उसका कंप्लीट किया। तो ये 2 साल आप वहाँ पे क्या काम कर रहे थे एंड आपके जैसे रिबेलियस पर्सन 2 साल तक फील्ड पे क्यों नहीं जा पाए थे? देखिए वैसा है, उनको थोड़ा सा एक क्या बोलते हैं सिक्योरिटी सोचते थे इसको सीन क्राइम में क्यों भेजे। जो लोग जाकर एविडेंस लाते उसका एनालिसिस करो या जिसने किया है उसका कुछ हेल्प है तो कर दो, ऐसे यानी ऊपर के जो बोलते हैं ना एक्स्ट्रा वाले को रखते वैसे टाइप का रखा था। तो मुझे बहुत ख़राब लगता था कि अपॉइंटमेंट लेटर में तो लिखा है गो टू सीन क्राइम, कलेक्ट एविडेंसेस, डू एनालिसिस, रिपोर्ट इट, अटेंड कोर्ट समन्स। तो मेरा ड्यूटीज़ क्यों मेरा पूरा नहीं हो रहा है। तो काफ़ी बार ऐसे चर्चा खुद में करती थी और मेरे कोलीग के साथ। पूरा मैन ओरिएंटेड डोमेन था तो उनको तो कुछ लगता ही नहीं था। नहीं बोले कहाँ लेडीज़, अभी कोई जाता नहीं अभी तक कोई सीन क्राइम को ऐसे। तो ये जो माटुंगा का 1976 में फायर हो गया था जिसमें 48 पीपल डाइड, तो इसका पूरा एनालिसिस मेरे को करने को बोला। रिपोर्ट भी बन गया, उसमें केरोसिन रेसिड्यू मिला था। ओके। पर पुलिस मान नहीं रहे थे कि 40 जस्ट केरोसिन रेसिड्यू से 48 पीपल कैसा मर सकते हैं कर। तो वो केस रिपोर्ट डिस्कशन के लिए हमारे डायरेक्टर के पास गए तो डॉक्टर मट्टू थे। तो उनको मैंने बोला सर अपन एक पायलट एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। पायलट एक्सपेरिमेंट यानी एक छोटा सा उसी तरह का कर उसको प्रूफ करने का। जब आपके पास कोई प्रूफ या कोई ऐसा बुक में लिखा हुआ नहीं है तो फिर उन्होंने बोला हाँ दैट इज़ गुड। तब हमारे इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जहाँ मैंने एमएससी किया था, डॉक्टर हलदार ने ये बताया था कि छोटा स्केल में एक्सपेरिमेंट कर उसको प्रूव करना, उसको पायलट एक्सपेरिमेंट बोलते। तो मट्टू साहब को बहुत अच्छा लगा तो फिर बोले क्या करेंगे। तो तभी मुझे सीन क्राइम में लेकर गए और फिर बोला तो हमने डायरेक्ट किया वो रेलवे वालों को, एक डब्बा अटैच कीजिए इंजन को, थोड़ा उसमें केरोसिन स्पिल कीजिए और एक मैच स्टिक जलाकर, पूरा जला हुआ नहीं ऐसे इससे चिंगारी के साथ लगा दो। तो वो जो हवा में पूरा फैल गया फायर। तो उससे समझ आया यदि
वो टाइम में कंपार्टमेंट में कैन जो मिला था जिसमें रेशन की केरोसिन ले कर जा रहे थे, वो पूरा गिरकर सिगार का वो टिप गिरा होगा तो कितना फायर हुआ होगा। बिल्कुल। तो नेचुरली जब तक वो रुकता नहीं है, ये हवा के कारण ज़्यादा फायर हुआ और लोग मर गए, ये प्रूफ हो गया। तो उनको बहुत अच्छा लगा इस बारे में, ये रिपोर्ट उसके बाद माना गया। तो आने के बाद मैंने सर को बोला, सर ऐसे नहीं, अपने को इसके ऊपर और भी आगे काम करना चाहिए। तो उन्होंने पूछा क्या करने का है। बोले इसको स्टॉप करने के लिए हमको अथॉरिटी को बोलना पड़ेगा कि कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इनफ्लेमेबल कैरी नहीं करना चाहिए। तो तभी वो रूल निकाला गया था। और इसलिए आई गेस म्युनिसिपल काउंसिल मुंबई ने ये रूल निकाला था कि सभी जगह पूरा इंडिया में है वो। ओह ओके। कि कोई भी इनफ्लेमेबल पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कैरी नहीं करना चाहिए। इट्स हाईली फाइनेंड फॉर दैट। बिल्कुल। सो थैंक यू अगेन फॉर दैट कि आपकी वजह से आज कई सारे लोग सिक्योर तरीके से ट्रैवल कर पा रहे हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट में। आपने जो कहा कि आप पहले महिला थे, आपको लगता है कि ये ऐसा भी हो सकता है कि क्राइम सीन्स इस तरीके से बहुत डरावने होते हैं इसलिए कई बार महिलाएं ज्वाइन नहीं करती हैं, या फिर जैसा आपने थोड़ी देर पहले कहा कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ आज भी 2024 में भी बहुत ज़्यादा मेल डोमिनेटेड हैं, इसलिए अगर कोई महिला ज्वाइन नहीं करती है, क्या आपको ऐसा लगता है? नहीं, प्रॉब्लम ऐसा है कि क्या है, सीन क्राइम है, ये कभी भी जाना पड़ता है, फिर वापस आते समय उसका सुरक्षा का प्रॉब्लम्स आते हैं। तो लोग ये सोचते हैं कि यदि मेरे पास दूसरा टाइप का जॉब है तो इसमें क्यों ज्वाइन करें, अनलेस आपको उसमें इंटरेस्ट हो या कि इसमें कुछ तो भी मैं कर दिखाऊँ, ये जब तक मन में नहीं आती है आप ज्वाइन नहीं करोगे। जैसे डॉक्टर के लिए भी हर कोई नहीं जाता है, बिकॉज पोस्टमार्टम में आधा लोगन तो भाग जाते हैं। तो ऐसे कोई प्रोफेशंस है जिसमें हर एक को वो एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं लगता है तो वो ज्वाइन नहीं करते हैं। और दूसरी बात ऐसी है कि सीन क्राइम जो है, यस पहला आपको एक इंसिडेंस में बताऊँ, मेरे को पहला वाला केस जो पहला करने को बोला वो एक केरोसिन रेसिड्यू का था। तो हमारे पास पुलिस के पास से केस रिपोर्ट आता है, तो उसमें लिखा रहता है क्या हुआ कर पूरा। एक आदमी ने झगड़ा हुआ, उसको कुछ उसके वाइफ के साथ, इसलिए उसके ऊपर केरोसिन डाल दिया और जला दिया, और उसके बाद उसके जो कपड़े बचे थे और जो भी स्किन बचे थे वो सब कलेक्ट कर भेजा था। तो इसमें केरोसिन रेसिड्यू है कि नहीं। तो ये पढ़ने के बाद मैं 4 दिन सोई नहीं कि कौन ऐसा हो सकता है जो किसी के ऊपर केरोसिन डालकर जला देगा। तो मेरे इमीडिएट बॉस एक मिस्टर पाई कर थे, उनसे वो बोले व्हाट इज़ हैपन, 4 दिन से मैं देख रहा हूँ आप बिल्कुल टायर्ड। और ये बोले मेरे को सोने को नहीं होता है ये जब से मैंने पढ़ा। बोले तुम यदि ऐसे करोगे तो तुमको ज़िंदगी भर नींद नहीं आएगा, क्योंकि हर क्राइम केस में कुछ अच्छा नहीं होने वाला, इससे भी और खराबी होगा। तो तभी मेरे को लगा कि मैंने तो चूज़ कर लिया फोरेंसिक पर, ये तो है वो फील्ड, यहाँ पर रोज़ ही क्राइम होने वाला है और एकदम हीनस क्राइम होने वाला, रेप मर्डर, इसके सिवा और कुछ होने ही नहीं वाला है। बाकी के भी सिविल क्राइम हो सकते हैं बट ये मेजर रहेंगे। तो फिर उन्होंने बोला केस पेपर को जस्ट पेपर समझो और बाजू करो, जो तुमको एनालिसिस के लिए देते हैं उसको एनालिसिस करो। तो मैंने उसके बाद थोड़ा सा खुद को संभाला और किया। तो ऐसे 1-2 केरोसिन रेसिड्यू के केसेस के जो साइट देखे थे वो बहुत डरावना रहता है। तो इसके लिए बहुत यानी मन की एक स्थिर होना चाहिए कि नहीं ये मेरा काम है, बस इसके आगे इसमें अटैचमेंट नहीं रखना चाहिए। जैसा मैं समझ सकता हूँ डॉक्टर पाई आपको ये कह रहे थे कि आप अपनी संवेदनाएं उसके साथ मत जोड़िए, आप उसको एक काम के स्वरूप से देखिए और संवेदनाओं को आपको अलग रख के ही आप अपना रिजल्ट तक पहुँच पाएंगे। दैट्स वेरी वेल सेड। एक और चीज़ है, आज भी काफ़ी सारे इंडियंस को ऐसा लगता है कि जो फॉरेंसिक्स टीम है
मैं एक टीवी सीरियल का नाम लेना चाहता हूँ, सीआईडी, जो बहुत फेमस टीवी सीरियल चलता है, उसमें जो डॉक्टर सालुंके को करते हुए देखते हैं, उनका ऐसा लगता है कि फॉरेंसिक्स सिर्फ उतना ही है। बट मैं आज आपको ये विनती करता हूँ कि आप हमारे सारे दर्शकों को ये बताइए कि फॉरेंसिक्स में कितने सारे एवेन्यू, कितने सारे आयाम होते हैं। देखिए, फोरेंसिक इज़ अ मल्टी डिसिप्लिनरी साइंस। इसमें बहुत से एरियाज डेवलप होते जाते, जैसे क्राइम हो रहा है। पहले थोड़े टाइप के क्राइम्स थे, कभी बायोलॉजी, सीरोलॉजी, बैलिस्टिक शूटिंग हुआ, और अल्कोहल का कुछ पीना क्या हुआ तो प्रोहिबिशन, ऐसे छोटे। बाद में आप देख रहे हैं ये साइबर का चालू हुआ, फिर डिफरेंट टाइप डीएनए चालू हुआ। तो जैसे जैसे क्राइम, सबको मालूम है टेक्नोलॉजी पहला क्रिमिनल यूज़ करता है, उसके बाद साइंटिस्ट उनके पीछे जाते हैं। तो उस तरह से हमारी डिवीज़न बढ़ते गई। अभी साइबर में भी बहुत से, पहला थोड़ा सा क्या डिलीटेड फाइल ये सब था, फोरेंसिक ऑडिटिंग चालू हुआ, क्लाउड फोरेंसिक चालू हुआ, अभी एआई आ गया है। तो आप पूछो मत, द नेचर ऑफ द क्राइम। और जितने लोग कुछ भी टूल्स यूज़ करते हैं, दे आर वन ऑफ द विक्टिम। बिल्कुल। तो हर कोई उठते ही कुछ ना कुछ क्राइम का विक्टिम हो सकता है। तो नेचर ऑफ द क्राइम इज वेरी मच, वाइल्ड एनिमल्स के एक तरफ बढ़ते जा रही है, लोगों को ठगाने का तरीका अलग अलग होते जा रहा है। डिजिटल में एक प्रॉब्लम है, एविडेंस सब वर्चुअल होती है, बिल्कुल। तो उसको करना और डिफ़िकल्ट जाती है। द एक्सपर्ट्स हैव टू बी रियली ट्रेन्ड फॉर दैट। और एक दशा ऐसा था जैसे एडल्ट्रेशंस की, पेट्रोल एडल्ट्रेशंस की खूब चलती थी, तो वो टाइप ऑफ केसेस हम लोग करते थे। तो और फोरेंसिक साइंटिस्ट जो हैं वो सिर्फ प्योर सैंपल का नहीं करते हैं, हमको थोड़ा सा भेजा जाता है और पूछता है ये इसमें क्या है, इतना सा सीमेंट बेचकर ये एडल्ट्रेटेड है क्या पूछते हैं। तो फोरेंसिक साइंटिस्ट को बहुत ही तकलीफ होती है, छोटे, और एक सैंपल जो भेजा एक बार होने के बाद तुमको रिपीटेशन के लिए रहता नहीं है। बिल्कुल। तो ये सब ध्यान में रखकर एनालिसिस जो स्टैंडर्ड अप्रूव्ड मेथड से, स्टैंडर्ड ऑपरेशनल मेथड, उसके अनुसार कर कर वहाँ रुकता नहीं है, ये कोर्ट में जाता है, जहाँ पर डिफेंस एडवोकेट आपको चीर चीर कर देता है। अब जो भी कहो वो झूठ है बोलेगा। तो मेरा पहला समन्स मेरे को याद है, वो तो बोलता नागपुर यूनिवर्सिटी है ही नहीं, आपने एमएससी नहीं किया। तो बिल्कुल समझा नहीं इसमें मैं क्या आंसर दूँ इनको। फिर हमारे बाजू में प्रोसिक्यूटर बैठे थे, बोले ऐसे ही बोलते हैं, कुछ नहीं, नो इट इज़ देयर, आई पास इन दिस ईयर, आई हैव द सर्टिफिकेट, ऐसे बोला और कुछ नहीं। तो यहाँ से चालू होती है हम लोग उनकी क्या बोलते हैं, छेड़छाड़, और ये सिर्फ केस करना, बॉस को टेक्निकली आंसर करना, कोर्ट में आकर ये करना, इट्स अ हेल ऑफ ए जॉब, इट्स नॉट ए इजी जॉब। और इस पूरे जर्नी में जैसे बोलते हैं ना कि भगवान की कृपा है, जो प्लेटफॉर्म इतना अच्छा मिला कि सब तरह की केसेस हमने किया, एडल्ट्रेशन, नारकोटिक ड्रग्स का, और फिर एक्सप्लोजिव्स के बहुत बड़े बड़े, तेलगी की केस बोलो, ये सब में इतने तरह तरह के काम करने को मिला कि हम लोगों का रिसर्च पेपर आज 140 है मेरा। वाओ। तो हर एक कुछ नई तरीका किया, नए टाइप के केस किया, तो हम लोग उसको इन कॉन्फ्रेंसेस, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में प्रेजेंट करते हैं। वैसे इनवाइटेड टॉक के अनुसार यूके, यूएस, फ्रांस, फिर सिंगापुर में मेरे को यूएन फेलोशिप मिला, और वहाँ पर नार्कोटिक एनालिसिस यूरिन और ब्लड में कैसे निकालने का, बिकॉज आपको मालूम है 80s के दरम्यान में नारकोटिक्स और ब्राउन शुगर का बहुत ज़्यादा था, तो सोसाइटी वॉज वेरी बैडली अफेक्टेड। तो जैसे कहते हैं ना, रूट कॉज को पकड़ने से अपने आप वो बंद हो जाता। तो लेने वाले यदि बंद कर दिया गया, उनको सिखाया गया, तो बेचने वाला अपने आप बंद हो जाएगा। तो डी एडिक्शन सेंटर शुरू किया, उन लोगों का ब्लड और ये सब कर कर उनको समझाया गया, काउंसलिंग किया गया।
so that the number of drug addicts reduced. उसके कारण सेलिंग भी उतना कम हुआ। तो ऐसे बहुत से हैं। तभी एक केमिकल था एसिटिक एनहाइड्राइड, जिसको ओपी आप जानते हैं, उसमें डायरेक्ट मिला दो तो ओपी करके एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो कन्वर्ट होता है बहुत स्ट्रॉन्ग नार्कोटिक ड्रग्स है विच सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है। तो ये पहले प्योर के इंजेक्शन लेते थे, बहुत महंगा था। माय गॉड। तो इन्होंने इजी वे क्या किया, इन लोगों ने अपने पास केमिस्ट रखते जो इनको इजी वे बताते हैं, तो उनको डायरेक्ट कन्वर्ट कर कर ब्राउन पाउडर मिलता है विच इज़, उसको एक एल्युमिनियम फॉइल में रख कर नीचे से आग लगा दें, थोड़ा सा मैचिस लगाओ और जो फ्यूम्स आता है उसको इनहेल करने का, तो यू गेट द इफेक्ट ऑफ हीट। तो 80s में आपने सुना होगा का बहुत चलता, घर घर में तपेले में ये बनाते थे। तो हम लोगों ने फाइंड आउट किया और फिर सीपी को बताया कि एसिटिक एनहाइड्राइड के कारण ये हो रहा है, इसको आपको रेगुलेट करना पड़ेगा, सेल उसका कंट्रोल में लाना चाहिए, कौन ले रहा, किसके लिए ले रहा, कंज्यूम कर रहा कि नहीं। तो आप मानेंगे नहीं, 82 तक ये पूरा का मेहनत ख़त्म हो गया। अमेजिंग। सो आई मस्ट अप्रिशिएट कि आपने और आपकी पूरी टीम ने ये बहुत इम्पोर्टेंट काम किया जिससे सोसाइटी, मतलब हो सकता है कई सारे यूथ इसकी जकड़ में आ सकते थे और सोसाइटी को और नुकसान हो सकता था, उनको आपने बचाया। अगेन इट्स वेरी ह्यूज थिंग जो आपने सोसाइटी के लिए किया है। बीइंग अ फॉरेंसिक साइंटिस्ट, आप ये कैसे भाप लेते हैं कि किसी भी क्राइम सीन में आपको क्या एविडेंस के तौर पे रखना है और क्या एविडेंस नहीं माना जा सकता है? देखिए, फोरेंसिक साइंस में सबसे इम्पॉर्टेंट क्राइम सीन होती है। क्राइम सीन मैनेजमेंट इज़ द बैकबोन ऑफ फोरेंसिक लेबॉर्ट्री। जैसे आपने प्रॉपर कलेक्शन नहीं किया, आपकी लेबॉर्ट्री कितनी अच्छी हो, आपके एक्सपर्ट्स कितने भी वेल एक्सपीरियंस्ड हो, मीनिंग नहीं। आरुषि की केस तो आपको मालूम होगा, यहाँ पूरा एविडेंस टैम्पर हो गया था। तो फोरेंसिक साइंस ट्रेनिंग में सीन क्राइम मैनेजमेंट एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है, जिसमें जूनियर्स को सीनियर्स के साथ ले कर जाया जाता है और ये बताया जाता है पहले इंसिडेंट क्या है उसको देखो, उसके बाद वहाँ पर उसके कंसर्न फॉरेन मटेरियल क्या क्या है। जैसे एक्सप्लोजिव है, ट्रेन है, ट्रेन में नॉर्मल क्या क्या रह सकता है और क्या नहीं रह सकता है, कहाँ सबसे ज़्यादा डैमेज हुआ है, कहाँ ब्लैकनिंग हुआ है। तो हर तरह की रिएक्शन एक्सप्लोजिव में जो होती है और उससे आजू बाजू में क्या होती है, ये सब थ्योरी में पढ़ाया जाता है और प्रैक्टिकल के लिए एक्चुअल केस में साथ में ले जाकर ट्रेन किया जाता है। तो इसीलिए जो फोरेंसिक लेबॉर्ट्री में काम किए हैं उनको हम लोग बोलते हैं हैंड्स ऑन ट्रेनिंग ऑन रियल टाइम केसेस। ओके। क्योंकि तरह तरह की केस, चोरी हो गई तो कैसा हो गया, सुसाइड हो गया तो वो सीन कैसा दिखेगा, क्योंकि हर केस में हम लोगों ने ये देखा हुआ है। और हमारे कंट्री में अभी कैसा है कि फोरेंसिक लेबॉर्ट्री में कोई जा नहीं सकता है। तो जितने लोग फोरेंसिक में ट्रेन हुए उनको ये एक्सपीरियंस रहती है। और बाकी जो अभी आप जानते हैं प्राइवेट फोरेंसिक लेबॉर्ट्री जो शुरू हो गई है, उनको इसका कुछ कल्पना नहीं है। ओके। तो बहुत से प्रॉब्लम आती है फोरेंसिक सीन क्राइम मैनेजमेंट का, और केसेस ऐसे बहुत है जस्ट क्राइम सीन में प्रॉपर कलेक्शन हुआ, आई विटनेस नहीं है, पूना केस जहाँ पर 10 लोगों की मौत हो गई थी, ओनली फोरेंसिक एविडेंस से पूरा केस सॉल्व हुआ था। कॉलेज के बच्चे लोगों चार कुछ नॉवल पढ़कर चालू किए उन लोगों ने, वो आपने सुना होगा। अभी प्रॉब्लम ऐसा है कि मैं हर केस बताऊं तो आपको बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा, बट इसलिए बोल रही हूँ कि फोरेंसिक एविडेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ द बैकबोन ऑफ फोरेंसिक लेबॉर्ट्री। आई गेस जो आप केस का उल्लेख कर रहे हैं वो शायद मैंने अपनी माता जी से सुना है। दिस इज जोशी अभ्यंकर केस जिसमें जक्कल मेन कन्विक्ट थे और उसके ऊपर एक मूवी भी आया था मराठी में, माफीचा साक्षीदार।
आई तो ये पूरा केस ओनली फोरेंसिक के केस, और ये पूरा मैंने किया था और मेरे बॉस मिस्टर पाई ने ये किया था। आई विटनेस नहीं था, ओनली ऑन फोरेंसिक थिंग वी कुड सॉल्व द प्रॉब्लम। और मतलब मुझे ये पता नहीं कि मूवी में किस हद तक उन्होंने ओरिजिनलिटी रखा है, बट क्या ये सच है कि वहाँ पे जो चक्कल वो बार बार जाके पुलिस को पूछते थे, उसकी वजह से भी उनको डाउट आया था कि ये शायद नहीं, उन हो लोगों सकते हैं। करते क्या थे, हर मर्डर कर कर जाकर को पुलिस को बोलते ये घर से आवाज़ आया, तो द सेम पर्सन रिपीटिंग, इसके Exactly. कारण उनको डाउट आया। और जब उनका एक चारों में से एक जरा ढीला पड़ गया तो उसका मर्डर हो गया। तो उसके पिताजी को जब मालूम हो गया कि वो नहीं है कर कर, उसको ढूंढते ढूंढते इनका जो हड्डा जहाँ पर इन लोगों ने ये पूरा करते थे वहाँ पर जाकर मिला। बिल्कुल। तो उसके बाद वहाँ से थोड़े कपड़े मिले थे। एक करते क्या थे, हर एक के घर में बेल मारने का, उनको परफ्यूम मारने का उनके ऊपर, वो फेंट होने के बाद मुंह में कपड़ा गैग करने का, और एक पीला कलर का नायलॉन का रोप से उनको स्टैंगुलेट करने का। ओह अच्छा। वो मर जाने के बाद उनके घर के जितने भी वैल्यूबल्स हैं वो लेकर चले जाते थे। तो ये परफ्यूम ए पैटर्न बोलते हैं फोरेंसिक में। कैसा है, यू कैन डू द एनालिसिस वेरी नाइसली इफ़ यू हैव द पैटर्न। तो सेम पैटर्न तीनों चारों जगह जहाँ इन्होंने मर्डर किया वो मिला। येलो रोप मिला, गैगिंग मटेरियल मिला, परफ्यूम का, सो दैट डॉग स्कॉड से कोई उसको डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये सब पैटर्न सेम था, इसके कारण फोरेंसिक। और वो गैगिंग मटेरियल जो था वो इतना मज़ेदार था, वो एक एक केस का आते जाता था तो जुड़ने से एक कुर्ता बन गया। ओह, मतलब एक में से ही फाड़ फाड़ के फाड़ कर लेकर जा रहे थे। ओके। वो इसीलिए ये केस इतना इम्पोर्टेंट बना कि उसका पूरा हमने कुर्ता बनाकर, वो कुर्ता कौन से साइज़ का लड़का पहन सकता, उसमें से उन्होंने फाइंड आउट किया कि ये बच्चों का ये कुर्ता है। माय गॉड। और दूसरी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़, वो येलो रोप जो होती है उसको ऐसे चोटी जैसे होती ना, तीन को बांधा हुआ जी, रहता, और तीन में फिर से स्टैंड्स रहते। जी। तो ये 16-16 रहना चाहिए, बट 16-16-15 था ओके। स्ट्रेन। और हर क्राइम में कोई सेम होती थी। डिसिमिलैरिटी। ओह ओके। फोरेंसिक में सबसे ज़्यादा डिसिमिलैरिटी जितना है उतना इजी टू फाइंड आउट। और फिर बाद में जब पुलिस उनको पकड़ कर ये उनका रोप का बाकी बचा था, उसमें भी वही डिसिमिलैरिटी थी। और जहाँ से उन्होंने लिया था उसके बाद जो बचा था उसमें भी वो डिसिमिलर, ये पूरा कनेक्टिविटी उसको मिल गया। ओके। उसके बाद उनका पूरा जांच हुई और ओनली ऑन फोरेंसिक दिस थिंग उनका हैंगिंग हुआ चारों जन का। ओके। आप होमिसाइड्स की बात कर रहे हैं, आपने थोड़ी देर पहले आरुषि तलवार की भी बात की। अभी रिसेंट जो केस हुआ है दैट इज़ सुशांत सिंह राजपूत का केस। उस केस में जो मैंने एक चीज़ पढ़ी थी वो ये थी कि भले ही सुशांत सिंह राजपूत की बॉडी जला दी गई हो, मतलब उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया हो, पर उनकी बॉडी का विसरा रखा हुआ है, जिससे आज से 10 साल बाद भी हमको ये पता चल सकता है कि क्या कारण रहा होगा। तो ये एग्जैक्टली विसरा क्या होता है और इससे कैसे पता चलता है? ये विसरा कैसा है, अननेचुरल डेथ जब भी होती है तो पोस्टमार्टम होती है, और ये फोरेंसिक मेडिकल डॉक्टर्स करते हैं। पोस्टमार्टम करने के बाद जो भी हिस्ट्री है उसके अनुसार किसी ने उसको कुछ पॉइजन देकर पहले मारकर हैंग किया है क्या, या उसी ने खुद ने कुछ पॉइजन लिया है क्या, या ये दृष्टिकोण से विसरा निकाला जाता है। विसरा बोले तो इंटेस्टाइन एंड स्टमक का कंटेंट जो है उसको निकाल कर प्रिजर्वेटिव में डालकर रख देते हैं और एफएसएल में बेचते हैं। ओके। इसमें ऐसा है कि यदि वोलेटाइल कुछ होगा तो वो निकल जाएगा, बट मेटालिक पॉइजन रहा तो वो काफ़ी दिन रह सकता है। जी। तो उससे हमें पता चलता है कि एग्जैक्टली क्या प्राशन किया था जिसकी वजह से रूल आउट कर सकते हैं। यदि होगा तो फिर आगे वो डायरेक्शन में इन्वेस्टिगेशन जाएगा, बट कुछ नहीं है तो यू रूल आउट कि पॉइजन नहीं है कर। ओके।
तो जैसा आपने शुरुआत में कहा था, आपको ये बहुत अपने करियर के जल्दी पता चल गया था कि आपको ऐसे सीन्स मे बी हर रोज़ देखने को मिल सकते हैं। तो ऐसा कभी दिन आया था कि आपको फील हुआ कि नहीं, मैं इधर ज़्यादा दिन तक नहीं टिक सकती? ये मैं इतना गुंथ गई इसमें कि अभी अभी एक्सप्लोजिव का हर केस का जब रिपोर्ट अच्छा आता है, लोग कहते हैं, तो ऐसा लगा कि सोसाइटी के लिए मैं कुछ अच्छा कर पा रही हूँ कि हमारे रिपोर्ट जो इंडिपेंडेंट रिपोर्ट है वो कोर्ट में स्टैंड होता है तो लोगों को जस्टिस मिलती है, तो उससे एक मन को एक खुशी मिलती है। बट अगर मैं इसी चीज़ को विपरीत तरीके से आपसे पूछूं कि कभी आपको उल्टा ऐसा महसूस हुआ है कि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन है, क्योंकि आप जो फाइंडिंग्स देंगे उनके आधार पे ही एक केस का निर्णय तय होने वाला है, तो कभी आपको उल्टा ये जस्टिस बर्डनसम लगा है? बर्डन नहीं, इसीलिए काम करते समय बहुत ही डेडिकेटेडली करना पड़ता है कि हमारे रिपोर्ट के ऊपर किसी के ऊपर ब्लेम आएगा या जो भी होगा पनिशमेंट, तो यू हैव टू बी डबली केयरफुल। ओके। एक और चीज़ जो मुझे पता है कि एक ऐसा भी समय आया था जब आपको कोर्ट में जाके एक वकील की तरह से, एक वकील की हैसियत से केस प्रेजेंट करना पड़ा था। वो सीन क्या था एग्जैक्टली? नहीं, वैसा नहीं है, इट वॉज नॉट लाइक दैट। ऐसा था केस कि यूजुअली सेशन कोर्ट में आर्ग्यूमेंट ख़त्म हो जाती है, बट ये एक केरोसिन रेसिड्यू का केस था और एक नेता इसमें इन्वॉल्व थे जिन्होंने Okay. अपने वाइफ को जला दिया था। इस तरह से जलाया था कि रूम बंद कर दिए थे। यदि ऑक्सीजन नहीं रहने से फ्लेम नहीं होता है, बट उसका ओजिंग होते जाता है, तो उससे हीट बढ़ता है। उनका पूरा गोल्ड बैंगल ये सब मेल्ट हो गया था। ओह माय गॉड। बट इनिशियली वो चालू करने के लिए जो केरोसिन दिए थे वो पूरा बंद हो गया था। ओके। अब ये केरोसिन का डिस्टिलेशन रेंज ऐसा है 140 टू 240 तक, तो पूरा निकल गया। तो हमारा रिपोर्ट में हम इतना ही लिखे कि ये केरोसिन तो नहीं मिला इसमें, बट वो बैंगल्स बर्न हो गए थे, उसको हमने मेंशन किया था। बट उनका डिफेंस लॉयर केरोसिन रेसिड्यू ने वो खुद ही जल गई, मालूम नहीं कैसा जल गया, इन्होंने नहीं कुछ किया ऐसा। फिर वो गया आर्गुमेंट हाई कोर्ट में। ओके। हाई कोर्ट में कभी किसी को बुलाते नहीं है एज विटनेस, तो उस टाइम मुझे बुलाया था बिकॉज दिस केस वॉज वेरी डिफरेंट एंड द जज फेल्ट कि प्रोसिक्यूटर उतना बोल नहीं पाएगा इसके बारे में, इसलिए बुलाया गया था। तो उन्होंने ये पूछा कि आप क्यों बोल रहे हैं कि इनको जलाया गया है, तो फिर हमने बताया कि इसमें गोल्ड मेल्ट हो गया। गोल्ड मेल्ट्स आफ्टर 800 डिग्री होने। ओह। हाँ, तो ये प्रोसेस में आइदर और पूरा रूम बंद है और कोई भी जलाने वाला खुद को जलाते समय खुद को डाल कर करता है, और जलाना खुद को बहुत कम लोग करते हैं बिकॉज इट्स वेरी पेनफुल। बट यहाँ पर तो उसका सिर्फ बोन्स मिले हैं और वो सोए हुए कंडीशन में मिले। यदि खुद को आपने जलाया तो कुछ हलचल हुआ होगा, कुछ तो नीचे गिरे होंगे, कुछ एक्टिविटी वैसा नहीं है। तो ये दूसरा किसी ने किया होगा और बंद कर दिया, तो ऑक्सीजन नहीं था, तो फ्लेम नहीं था, जला नहीं, बट वो चिंगारी ये होते गई, उसमें टेम्परेचर बढ़ने के कारण गोल्ड मेल्ट हो गई। ये बहुत सारा दर्दनाक रहा होगा बिकॉज 800 डिग्री सेल्सियस पे एक इंसान के शरीर को अगर पूरा उसका सिर्फ बोन बच गया था। तो ये एक्सप्लेन। तो फिर उनका डिफेंस लॉयर दूसरा मेरे को क्वेश्चन पूछा, आप मेरे को एक क्वेश्चन बताओ, केरोसिन इन बॉम्बे, केरोसिन इन कलकत्ता, केरोसिन इन चेन्नई एंड केरोसिन इन गुजरात इज सेम और नॉट। तो अभी कोर्ट में ऐसा रहता है से यस और नो, तो वो बहुत बड़ा झंझट रहता है यस और नो। तो मैंने जज के तरफ देखकर बोला, सर मैं ये आंसर नहीं कर सकती हूँ। तो उन्होंने पूछा क्यों भाई, तो मैंने बोला ये डिफेंस लॉयर जो पूछ रहे हैं उनको मालूम नहीं है केरोसिन क्या है। तो वो बहुत गुस्सा हो गया और बोलता केरोसिन क्या, केरोसिन केरोसिन होता है, उसमें कौन सी बड़ी बात है। तो मैंने नहीं, केमिकली केरोसिन क्या है आपको मालूम नहीं है। तो फिर जज ने बोला, उनको समझ गया मैं क्या बोलना चाहती थी, तो बोले बोलिए क्या है। तो मैंने बोला इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स और उसका रेंज ये होता है, और जब गोल्ड मेल्ट हो गया तो टेम्परेचर 800 तक गया, तो केरोसिन जो भी होगा वो
इवेपोरेट हो गया, बिल्कुल। इसलिए हमको मिला नहीं। बट ये जलाया गया का एविडेंसेस बहुत कुछ है। करेक्ट। इससे मुझे एक चीज़ याद आती है, एक टर्म है जो फोरेंसिक्स में है कि एडमिसिबल एविडेंसेस इन कोर्ट। तो क्या एविडेंसेस होते हैं जो एडमिसिबल माने जाते हैं और क्या होते हैं जो एडमिसिबल नहीं माने जाते हैं? ऐसा नहीं है, ऐसा है कि ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव होता है। तो कोई भी चीज़ को प्रूफ करना बियॉन्ड डाउट इज़ द वर्क ऑफ प्रोसिक्यूटर एंड द साइंटिफिक रिपोर्ट। अभी जैसे कोई भी रिपोर्ट है जिसमें ऐसा हो सकता है कि दो जन का अलग अलग रिपोर्ट आए, उसको सब्जेक्टिव बोलते हैं। मेडिसिन इज सब्जेक्टिव, सर्जरी इज ऑब्जेक्टिव। वैसे ही हैंड राइटिंग है वो सब्जेक्टिव है। वेरएज केमिकल एनालिसिस, यदि मेरे को मिला तो साइंटिस्ट पूरा वर्ल्ड में कहीं भी करेगा उसको ही मिलेगा, तो वो ऑब्जेक्टिव होता है। अभी लाई डिटेक्टर इज अगेन अ सब्जेक्टिव और साइकोलॉजी इज अ कोलैबोरेटिव एविडेंस। ओके। अकेले साइकोलॉजी में कोई आपको कन्विक्शन और एक्विटल नहीं मिल सकता, बट कंबाइंड विद प्रॉपर ऑब्जेक्टिव टाइप एविडेंस। जैसे अदिति शर्मा के केस में उसके बॉडी से विसरा मिला, आर्सेनिक मिला, इसके बैग में मिला, फिर उसका साइकोलॉजिकल टेस्ट लाइक लाई डिटेक्टर में डिसेप्शन मिला, नार्को टेस्ट पॉजिटिव मिला, ब्रेन मैपिंग पॉजिटिव मिला। तो ये साइकोलॉजी रिकंस्ट्रक्शन किया और पॉजिटिव आर्सेनिक था, वो आर्सेनिक इसके बैग में था और ये साइकोलॉजी ने प्रूफ किया, इसी ने उसको वो दिया था कर प्रसाद में मिलाकर। और ये जस्टिस फंसालकर ने 10 पेज इसके बारे में लिखा है, साइकोलॉजिकल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस कर। वाओ। तो ये साइकोलॉजी टेस्ट जो होती है, जैसे लाई डिटेक्टर, ये सब, जैसे अभी एक रेप हो गया, 22 लोग हैं, 22 लोगों का डीएनए तो नहीं कर सकते हैं, तो उसका लाई डिटेक्टर कर सिर्फ जिसने झूठ बोला है, डिसेप्शन जिसका है, उसका सिर्फ डीएनए किया तो बराबर मैच हुआ। 4 लोगों ने किया है, बाकी लोगों ने नहीं किया है। तो ऐसे इसको साइंटिफिक सेग्रीगेशन, साइंटिफिक रिकंस्ट्रक्शन के लिए फोरेंसिक साइकोलॉजी बहुत इम्पोर्टेंट होती है। ओके। अभी ये एक्सप्लोजिव की केस तो आप जानते हैं बॉम्बे में बहुत हुई, उसमें भी हम लोगों को मिल गया, अभी एक्सप्लोजिव रेसिड्यू मिल गया। अभी जो भी टेररिस्ट है उन्होंने ये किया कि नहीं, उसके लिए उनका साइकोलॉजिकल टेस्ट होता था, लाई डिटेक्टर, नार्को एनालिसिस, तभी हमारे लेबॉर्ट्री में कभी कभी उनको लाया जाता। नहीं तो यूजुअली जो भी सस्पेक्ट्स हैं वो तो सीन क्राइम में नहीं रहते हैं। बिल्कुल। सब क्लियर होने के बाद ही फोरेंसिक वाले सीन क्राइम में जाते हैं। करेक्ट। एक और चीज़ है कि आज की तारीख में कई सारे जो अलग अलग क्राइम्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा स्पाइक देखा जा रहा है, मतलब नंबर्स बहुत बढ़ते जा रहे हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कि कहीं किसी तरीके से लोगों के मन में फॉरेंसिक्स के प्रति जो डर है कि अगर मैं ये करूँगा इसका कहीं एविडेंस छूट जाएगा तो मैं आराम से पकड़ा जा सकता हूँ, ये कम हो गया है, या शायद आपको लगता है कि अवेयरनेस ही नहीं है? अवेयरनेस नहीं है, इजी मनी का क्रेज़ हो गया है। काम कर कर पैसा कमाने के बदले में यदि ठगा कर आपको पैसा मिलता है या चोरी कर कर मिलता है, वो ईजी पड़ता है लोगों को। तो क्राइम जब होती है, देयर आर मेनी रीजंस फॉर इट। इसी को हम लोग बोलते हैं कि पोस्टमार्टम ऑफ फोरेंसिक साइकोलॉजी, यानी एक आदमी क्यों क्राइम करता है। अभी हम पिक्चर्स के लिए भी बहुत ये साइकोलॉजिकल ये दे रहे, जैसे वो श्रद्धा के केस में वो खुद के पार्टनर को मारा तो मारा, काट कर, बॉयल कर कर, क्या नहीं किया, उसका साइकोलॉजी क्या था, क्यों ऐसे किया। तो ये साइकोलॉजी पढ़ना चाहिए कि क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के लिए कोई जाता है तो क्यों जाता है, तो सोसाइटी में हम इसको स्टॉप कर सकते हैं क्या। बिल्कुल। तो इसका हम लोगों ने बहुत अभी रिसर्च कर रहे हैं, और ये नेशनल फोरेंसिक यूनिवर्सिटी में भी मैंने वीसी साहब से बोला, ये टाइप का जो सोसाइटी को हम रिले करें कि बच्चा जब बड़ा होता है तो उसका एक्टिविटी देखो, उसका टेंडेंसी देखो, उसको तभी करेक्ट कर दो। तो यदि सोर्स में आपने निप कर दिया तो आगे क्राइम कम हो सकता है। बिल्कुल। और ये जो
लोगों के मन में है कि इजी मनी मनी मिलना चाहिए, तो घर के जो पालन पोषण होता है उसी में सिखाना चाहिए कि मेहनत की कमाई टिकट है और बाकी का तुमको कहीं भी पहुंचा सकता है। अब सब लोग जानते हैं, बड़े बड़े पुलिस से लेकर जब पकड़ा जाते हैं तो अंदर जाना पड़ता है, पैसा तभी थोड़ी यूज़ होता है, या कोई बच्चे जाकर उनके लिए बैठ नहीं सकते हैं। ऐसे ही तरह की डिफरेंट टाइप का टॉक एंड upbringing of the children in the society can definitely stop crime. But said and done, easy money सबको अच्छा लगता है। और जैसे आप जानते हैं कि अभी डिजिटल क्राइम तो इतना बढ़ रहा है कि पूछो नहीं, क्योंकि हर एक के हाथ में दूध वाला से लेकर सबके हाथ में मोबाइल है, तो आधा ही लोग उसको ऑपरेट करना नहीं जानते हैं, तो कोई भी लिंक में खोल देते हैं जिसमें पूरा हैक हो जाता है। और सब ऑनलाइन पेमेंट की जो मेथड है उसके कारण बहुत लोगों तो साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है। इसकी अवेयरनेस तो होनी चाहिए बहुत लोगों को, और मेनली ओल्ड एज पीपल का भी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। बिल्कुल। तो इस तरह की टाइप ऑफ आपने महाराष्ट्र भी साइबर सेल लेबॉर्ट्री चालू कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने भी हेलिक के थ्रू कर रहे हैं। दूसरा जो हम कहना चाहते हैं कि अवेयरनेस रहने से क्राइम कम हो सकता है। जैसे आपको मालूम होगा वो अपना इसमें क्या बोलते हैं, साउथ साइड में एक लड़की को कांस्टेबल ने पकड़ा, तो उसको यदि अवेयरनेस रहता कि लड़की को लेडी कांस्टेबल ही पकड़ना चाहिए, उसको नहीं पकड़ना, तो फिर वो रेप जो हुआ था वो नहीं होता था। तो कॉमन पब्लिक शुड नो देयर राइट्स, तो उससे भी काफ़ी क्राइम कम हो सकते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि आपको किसी केस में कोई बहुत ज़्यादा प्रेशर दिया जा रहा है कि आप गलत एविडेंस पेश करें या कुछ गलत रिजल्ट पेश करें, या फिर आपको कोई ब्राइब ऑफर हुई है, ऐसा कभी हुआ है? ये तो बहुत कॉमन है, पर उसको हैंडल करना बहुत इजी है। सिंपल, मैं किसी का नाम तो नहीं बताऊंगी। मुझे एक बहुत सीनियर एडमिनिस्ट्रेटर नेता ने बोला था कि एक उनके पहचान वाले की डेथ हो गई पॉइजन से, तो उसमें यदि पॉइजन नहीं रहा ऐसा रिपोर्ट गया तो उसका इंश्योरेंस मिल जाएगा, तो मैडम प्लीज़ हेल्प कर दो इसको। तो मैंने बोला सर इंश्योरेंस कितना है उसका? 2 लाख है। तो मैंने बोला सर एक काम करेंगे, अपन सब लोगों कंट्रीब्यूट कर 2 लाख दे देते हैं, रिपोर्ट नहीं चेंज करते, नहीं तो अपना लेबॉर्ट्री का नाम खराब हो जाएगा। तो वो इतने खुश हो गए, उसके बाद वो मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड हो गए थे। अच्छा। तो हैंडल करने की मत है, कैसे कर सकते वैसे करना पड़ता है। और आपने 26/11 का केस भी हैंडल किया है? वैसे सभी 93 अपना ट्रेन का ट्विन ब्लास्ट, पूरा बॉम्बे का जितने भी ब्लास्ट हुए वो मैंने ही हैंडल किया है। और बहुत से आर्टिकल आपने पढ़ा होगा, बॉम्ब लेडी ये वो, और बहुत से कोट्स हैं सब में। और आप जानते हैं अभी एक बायोपिक हरमन बवेजा बना रहे हैं अब मेरे लाइफ इसमें, कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन 93 ब्लास्ट विच वॉज टोटली हैंडल्ड बाय मी, और उसका रिपोर्ट भी अपने इंटरपोल के साथ मैचिंग था। तो मैं जब गई थी वहाँ तो मुझे इनवाइट किया था ये केस के बारे में बात करने के लिए। तो इस तरह से क्या है कि तरह तरह के केसेस तो आते रहते हैं, एंड कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपके, हाँ एक बार वो ट्विन ब्लास्ट में क्या हो गया था, आ गया था और तभी पुलिस लोगों ने ऑलरेडी सीज कर दिया था RDX, तो उनको ऐसा लगा RDX नहीं होना चाहिए इसमें, तो वो हमारे रिपोर्ट को मानने तैयार नहीं थे। तो फिर मैंने तो भुजबल साहब भी थे और देशमुख साहब थे तभी, तो मैंने उनसे बोला सर हमारा रिपोर्ट तो आ रहा है, हम नहीं रिपोर्ट चेंज करेंगे, आपको जो करना है कर लीजिए। तो उन्होंने फिर वो सैंपल चंडीगढ़ में भेजा था, पुलिस मान नहीं रही करके। तो रात को 11 बजे चंडीगढ़ से रिपोर्ट आया RDX से कर। तो रात को 11 बजे देशमुख साहब ने मेरे को फ़ोन किया, वी आर प्राउड ऑफ यू। अमेजिंग। आपने जो 93 का ब्लास्ट इस बारे में कहा,
वो एग्जैक्टली अगर आप एक बार स्टोरी बता पाएँ कि सिनारियो क्या हुआ था और आपकी टीम ने आपके गाइडेंस के अंडर उसमें क्या क्रूशियल रोल निभाया था? 12 जगह एक साथ हो गया था और उस दिन ऐसा भी हुआ था, मेरा भाई का तबीयत ठीक नहीं था, वो बॉम्बे हॉस्पिटल में था। मैं हाफ डे छुट्टी लेकर उधर गई थी और अटक गई थी, घर 2 बजे रात को पहुंची। तो यू कैन इमेजिन द एंग्जाइटी माई फैमिली पीपल हैड। बिल्कुल। और बसेस हिल नहीं रही थी, सब हार्बर लाइन से जा रही थी। तो इसमें ऐसा हुआ कि पूरा टीम, और मैंने डायरेक्टर को बोला कि मेरे को ज़्यादा लोग लगेंगे बाकी के इसमें से भी। टीम ने बहुत अच्छा काम किया हर एक साइट में। कुछ साइट को मैं गई, बाकी को तो एडमिनिस्ट्रेशनली देखना पड़ता था। बाकी लोगों ने एक एक साइन का, जब भी केसेस जो भी आया उसमें से एक्सट्रैक्शन कर कर क्या क्या रेसिड्यू मिले इसके हम लोगों ने किया, और क्या क्या आर्टिकल्स और मिले। तो उसमें कुछ कट आयंस मिले थे। नॉर्मली उन लोगों ने, उनका एक स्कूटर मिला जिसमें ये था ऐसा, तो 20 kg इसमें 200 पीसेस ऑफ कट आयन रखते थे, और पेंसिल टाइमर कर कर डिफेंस का एक उसमें रखा हुआ था। तो वो सल्फ्रिक एसिड रहता था, तो उसको पंच करने से एसिड जाकर वो डिटोनेटर के साथ मिल से लेड अजाइड जो भी है तो एक्सप्लोड होता था। तो वो एसिड की कंसंट्रेशन के ऊपर टाइमिंग होता था। तो ऐसे उन्होंने वो सूटकेस में रखकर कार के डिक्की के मशीन के पास में रख देते थे। तो इंजन ऐसा कटता था जैसे पेपर कटा है। तो सब पार्किंग प्लेस में ऐसा रखा था, और एक स्कूटर में उन्होंने वो पेंसिल को ऐसा किया तो उसमें 3 होल होता है, जी। उसमें भर गया था। तो इसलिए वो एसिड इसके कांटेक्ट में नहीं आया और एक्सप्लोजन नहीं हुआ। तो इसके कारण हमको मिला ये। तो हम कौन से गाड़ी में रखे थे वो आया, कास्ट आयन अंदर से बाहर गया कि बाहर से अंदर गया, उससे कार का सबका निकाला और उसके चेसिस नंबर से ओनर मिले। तो इस प्रकार से हमने पुलिस को पूरा मदद किया था। तो जो हमने रिसर्च के दरमियान पढ़ा था उसमें ये पता चला कि आप जो 26/11 का अटैक था उसमें जो फॉरेंसिक टीम गई थी उसके साथ आप भी थे, तो वो पूरा वाकया आपने कैसे अनफोल्ड किया, क्या फाइंडिंग्स निकाले और कैसे निकाले थे? 26/11 का तो एक अलग ही किस्सा है। एक्चुअली ऑन 20th November 2008, आफ्टर एक्सटेंशन ऑफ 2 years आई वाज रिटायर्ड। ओके। और उसके पहले, जैसे इसके पहले भी मैंने कहा था कि सभी एक्सप्लोजिव केस को मैंने लीड किया था। तो डेफिनेटली वो टीवी में तो देखा था। हेमंत करकरे सर जो हमारे साथ बाकी के एक्सप्लोजिव में काम किया था, ही इज़ नो मोर, सो आई वॉज रियली इमोशनली ऑल्सो वेरी बैडली अफेक्टेड। बट एक दिन के बाद मेरे को आर पाटील साहब का फ़ोन आया। ओके। बोले, मॅडम तुम्ही जायला पाहिजे तिकडे, कारण तुम्ही यापर्यंत सगळं एक्सप्लोजिव्हची साईट बघितलं आहे, हे पूर्ण विषयमध्ये त्यांना गाईड करा. ओके। तर मग गाड़ी आली, देन आई वेंट टू द साइट। ओके। ताज में गए तो वही ताज जहाँ पर मैंने बहुत से लेक्चर्स दिया है लोगों को, वो सब रूम, क्रिस्टल रूम, ये रूम देखा नहीं जा रहा था। इतना ब्लड स्प्लैशिंग। और पर कैसा रहता है कि फोरेंसिक वाले एविडेंस के लिए जब जाते हैं तभी बॉडी या कोई रहता नहीं है वहाँ पर। वी आर टू कलेक्ट ओनली द एविडेंसेस। तो शूटिंग हुई है, आरएक्स फेंका गया है, एक्सप्लोजन हुआ है। तो कैसा रहता है एक्सप्लोजिव में, बहुत डिफ़िकल्ट होती है कि क्या उठाना क्या नहीं उठाना, क्योंकि लेबॉर्ट्री की भी स्पेस कम होती है और अननेसेसरी चीज़ लाकर लेबॉर्ट्री में टाइम नहीं वेस्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए पूरा टीम को लेकर एक एक रूम गाइड कर रहे थे हम लोगों। बहुत बुरा लगा, इतना सुंदर जगह को कैसा तितर पितर हो गई है। और उसके बाद जैसे जैसे जहाँ पर शूटिंग की ये मिली वो सब कलेक्ट किया, बुलेट मिला, जो भी है। और
इसके बाद रतन टाटा को मिले हम। ओके। तो वो बोले आई एम सो हैप्पी आप लोग बनाए, इसका कुछ अच्छा रिजल्ट आ जाएगा तो आई विल बी हैप्पी। मोर देन अभी सेट बहुत डैमेज हो गया, हमने इसको तो इतना सुंदर देखा था, बट अभी नो 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 नो, आई एम नॉट वरीड अबाउट द मनी और दिस ताज। ताज कैन बी रिपेल्ड, बट आई एम वेरी अनहैप्पी अबाउट द पीपल हु डाइड, हु कैन रिप्लेस ह्यूमन बींग्स। बिल्कुल। तो जिसके टाटा जी के बारे में जो सुना था, रतन टाटा जी के बारे में, उस दिन प्रत्यक्ष मन में नहीं आया था कि उनके साथ एक फ़ोटो लूँ, पर नहीं, काम में इतने स्वस्थ हो गए कि फ़ोटो नहीं लिए हमने। बट बहुत अनोखा ये था। अनुभव। ट्रेडेंट में गए थे तो सभी जगह जैसे यानी हमला हुआ था, उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि कैसा एक आदमी इतना कर सकता है, जब तक उनके मन में ये नहीं डाला गया कि इसको मारने से तुमको कुछ तो भी अच्छा हो रहा है। तो ऐसी बात की जो होती है, जैसे कहते हैं ये है अर्थ और क्या है, तो हम लोग साइंटिस्ट तो ज़्यादा मानते नहीं, पर वो सब देखने से खराब लगता है कि इनोसेंट पर्सन, आपका और उनका कुछ संबंध नहीं, उनको मार डालना कितनी बुरी चीज़ होती है। थोड़ा इमोशनली डिस्टर्ब तो होते हैं हम लोग, बट आखिर में ऐसा लगता है एक ही है, न्याय मिलना चाहिए इनको। तो लेट अस डू आवर ड्यूटी बेस्ट। इसमें बहुत अच्छी एक चीज़ हुई, जो भी गन्स मिले वो बराबर उसी में का था, का रेसिड्यू मिला, और उधर उनके डिवाइसेस जिससे वो बात कर रहे थे अक्रॉस द कंट्री, उनके वॉइस एनालिसिस से इनका वॉइस मैच हुआ। तो ऐसे बहुत से चीज़ साइंटिफिकली डिजिटली कंपेयर कर कर जब इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में ये गई केस, तो इट वाज वेरी वेल एक्सपेक्टेड। तो पूरा टीम हमारा बहुत अच्छा किया। मैं भी बीच बीच में जाकर लैब में देखती थी, बट इट वाज अ प्लेजर सीइंग दैट केस गेटिंग थ्रू विद फोरेंसिक एविडेंस। जो सबसे बढ़िया तारीफ़ करने जैसी बात थी उस केस के बारे में, वो ये थी कि जब ट्रायल्स शुरू हुए तो 70 डेज़ के अंदर ट्रायल्स को निर्णय तक लेके गया था। आई एम श्योर कि आपने जैसे कहा, ये इंटरनेशनल लेवल पे एक बहुत इम्पॉर्टेंट केस था भारत की तरफ से, क्योंकि हमको दुनिया को ये भी दिखाना था कि हम लोग विद इन द बुक सब कुछ सही कर रहे हैं एक उस इंसान के साथ जिसने हमारे देश के साथ इतना गलत किया है। बट एट द सेम टाइम जो हमारे एविडेंसेस हैं वो एट द इंटरनेशनल लेवल भी एट पार होने चाहिए। तो वहाँ पे कुछ अलग चैलेंज था। चैलेंज तो देखिए, फोरेंसिक साइंटिस्ट को छोटा से छोटा केस से बड़ा केस में चैलेंज ही होता है। केस बड़ा होगा पर एविडेंस, हमको एविडेंस होती है, तो इसलिए हमारे को तो हर केस चैलेंज है। वैसे बोलो तो पेट्रोल में एडल्ट्रेशन इज अ चैलेंज, स्मॉल हाउस कोलैप्स इज अ चैलेंज, बट सीइंग टू द ह्यूमन लॉस वी आर ऑल्सो अटैच्ड विद इट। उसको प्रायोरिटी देते हैं, जल्दी करते हैं, और उसमें बहुत मेहनत से देखते हैं कि हम कुछ लूज़ नहीं करें उसमें। इसमें एक प्रॉब्लम आया था जिसमें बहुत पॉलिटिक्स खेला गया था कि हेमंत करकरे को जो बुलेट लगी थी वो मैच नहीं हो रही थी टेस्ट बुलेट से। उसका कारण ऐसा था, जिसका फ़ोटो भी है मेरे पास, मैं आपको भेज दूँगी। तो उज्जवल निगम साहब ने मेरे को पूछा था, मैंने उनको साइंटिफिक एनालिसिस भी बताया उसका। क्या होता है, बुलेट बॉडी से बाहर जाकर गिरा तो उसका पैटर्न जो टेस्ट सैंपल है उससे मैच होगी, बट उसके पीछे टेलीफोन का जो लाल वाला डब्बा है ना, वो था, उसमें जाकर लगा, तो नेचुरली वो डिफॉर्म हो गया। बिल्कुल। डिफॉर्म होने के कारण वो बुलेट टैली नहीं हो रहा था। तो इसको लेकर पॉलिटिकल लोगों ने बहुत से स्टोरीज बनाने लगे कि हमारा ही कोई उसको मारा करके। बहुत तो अनफॉर्चुनेट। खराब लगता है, बट मेरी तरफ से तो मैंने बहुत लोगों को ये एक्सप्लेन किया है, और निगम साहब को भी उन्होंने पूछने के बाद भी बताया, और अभी उनके इलेक्शन के टाइम में भी ये
उफ़ा उठा, तो मैंने उनको पूरा लिख कर ही भेजा था। तो एक और स्कैम जो आपने हैंडल किया था, दैट वाज तेलघी। जो तेलघी ने इतना बड़ा घोटाला किया था पूरे देश भर में, वो भी आपने हैंडल किया। आप उनसे कभी मिल भी पाए थे? हाँ, वो मेरे रेजिम में हुआ था 2003 में। तो तभी तेलगी का ऐसा था कि वो राइट ऑफ होता है ना, मशीन, जी प्रिंटिंग मशीन, जी। उसको उसने खरीद लिया। और जब ट्रेन से ये पेपर्स ट्रांसपोर्ट होते हैं, सो विद सम मीन्स ही कुड ड्रॉप दैट। जी तो अभी वो पेपर मिल गया, प्रिंटर मिल गया, उसको जो इंक मिला उसको डालकर वो करने लगा स्टैम्प पेपर्स। अभी आम आदमी जब खरीदते हैं उनको क्या समझता है ओरिजिनल कौन सा है, ये कौन सा है, दिखता तो सेम ही है, वही प्रिंटर है। 3 साल के लिए सब एजेंट इसी के पास से लेते थे क्योंकि गवर्नमेंट से ये सस्ता में देता था। और कोर्ट में तो स्टैम्प पेपर आते जा रही है पर गवर्नमेंट की सेल ही नहीं हो रही है। पूरा इंडिया में ये फैल गया था। 3 साल में 30,000 कोटी से ज़्यादा लॉस हुआ गवर्नमेंट को। फिर ये एक जगह पकड़ा गया, एक वेंडर को पकड़ा तो उसने बोला ये है मेन एजेंट। फिर उसको पकड़ा, फिर उसके पास क्या क्या सामान है वो सब लेबॉर्ट्री में आई। पहले बॉम्बे वाली आई तो हमने उसको बहुत अच्छे तरह से उसके कंपैरिजन किए, डिज़ाइन, पैटर्न, इंक, ऐसे 13 कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट कर कर ये फेक है, ये ओरिजिनल है किया। तो सुप्रीम कोर्ट उससे बहुत खुश होकर पूरा इंडिया की जितने भी तेलगी केस हैं वो सब हमारे पास भेजे। ओके। और वो हम लोगों ने किया था। उसके बाद उसी ने किया है ये करने के लिए, उसका बेंगलुरु में लाई डिटेक्टर, नार्को एनालिसिस और ये ब्रेन मैपिंग हुआ क्योंकि मुंबई में तभी जस्ट स्टार्ट होने वाला था। तो ये केस में और एक बहुत अच्छी चीज़ मैं बताती हूँ। आज ही हरमन वैद्य से बात हो गई थी मेरी कि वो डायरेक्टर जो है हीरानंद यानी, उन्होंने स्कैम तो निकाल दिया पर फोरेंसिक का रिपोर्ट के बारे में बात ही नहीं किया उन्होंने। कैसा उसको डिटेक्ट किया वो सीरियल में नहीं है। तो मैंने जब फ़ोन किया, हरमन ने उनको फ़ोन किया और उन्होंने मुझे फ़ोन किया, मैंने बोला आपने तो कैसा डिटेक्ट किया वो स्कैम, वो नहीं लिखा और स्कैम के बारे में सीरियल निकाला आपने। अरे नहीं, बोले हमको मालूम ही नहीं फोरेंसिक का ऐसा कुछ होता है। तो आप देख सकते हैं कि कितना अवेयरनेस है सबको इसके बारे में। स्कैम बनाने वाले को मालूम नहीं है कि फोरेंसिक के कारण वो स्कैम सॉल्व हुआ। तो अभी हम लोगों बहुत जल्दी नेशनल फोरेंसिक यूनिवर्सिटी के साथ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल करने हैं, जहाँ पर कन्वर्टिंग द फ्रिक्शन इनटू फैक्ट्स बाय फोरेंसिक, ये टॉपिक में सब बड़े प्रोड्यूसर्स, एक्टर्स, पूरा इंडिया इंटरनेशनल वाले को बुलाकर उनके फिल्म में फोरेंसिक की कैसे यूज़ हो सकती ये दिखा रहे। वाओ। सो आप जो अभी कह रहे थे कि एक बहुत क्रूशियल रोल निभाया था आपकी टीम ने, वो एग्जैक्टली आप ज़रा विश्लेषण करके बता पाएंगे कि कैसे कर पाए थे आप? उसमें बहुत से तरह के इंस्ट्रूमेंट हम लोगों ने VSR ऐसे सब इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर कर डिफरेंट वेवलेंथ में देखकर उसके पैटर्न और इंक की डिफरेंसेस निकाले। तो जितना डिसिमिलैरिटी निकलती है और कोर्ट में बताया जाता है तो वो एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस होती है। हमारे पास लेटेस्ट इंस्ट्रूमेंट होने के कारण हम ये सब कर पाए। ओके। तो हमने पिछले काफ़ी समय से बहुत सारे अलग अलग क्राइम्स के ऊपर बात की है। आप पिछले 50 इयर्स के आपके जो करियर है उसमें आपने कई सारे क्राइम्स देखे हैं। पर्सनली अगर आपसे ये पूछा जाए कि आपको सबसे ज़्यादा खतरनाक क्राइम या सबसे ज़्यादा हीनियस क्राइम कौन सा लगता है, तो वो उसका आंसर क्या होगा? देखिए, वैसे फोरेंसिक साइंटिस्ट को क्राइम इज़ क्राइम, बट एज अ ह्यूमन बीइंग मेनली ह्यूमन लॉसेस जैसे एक्सप्लोजन्स, रेप, मर्डर, ये इसको हीनस क्राइम ही कहा जाता है। तो वो ज़रा लगता है जब है वो वैसे टाइप के क्राइम हैंडल करते हैं तो। ओके। आपने थोड़ी देर पहले भी ये भी बात की कि आपकी जो टीम थी
उन्होंने बैंगलोर में तेलगी को भेजा था, बिकॉज मुंबई में उस समय पे जस्ट सेटअप किया जा रहा था इन सारी फैसिलिटीज़ का। तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है अपस्किलिंग का, आपकी टीम का भी और आपके पूरे सिस्टम का भी। तो आपने अपने कार्यकाल में 6 नई लेबोरेटरीज महाराष्ट्र के अंदर बनवाई है। तो इस अपस्किलिंग के लिए आपको कहाँ पे जाके किन से रिक्वेस्ट करना पड़ा? क्या वो आसान था या नहीं था? वो बहुत बड़ी स्टोरी है। तभी रिफॉर्म ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम हो रहा था, जहाँ पर कैसा मॉडर्नाइज करें पुलिस को, मेथड एंड पुलिसिंग, इन्वेस्टिगेटिंग मेथड एंड फोरेंसिक, इसका चल रहा था। डॉक्टर मारिमत उसके चेयरमैन थे, तो उनका पुलिस के साथ एक बार हुआ, फोरेंसिक साइंटिस्ट के साथ। तो फोरेंसिक साइंटिस्ट के कमेटी में मैं थी, मैं डायरेक्टर थी तभी। तो मैंने उनको एक्सप्लेन किया कि कैसा एक इंडिपेंडेंट फोरेंसिक रिपोर्ट स्टैंड्स इन द कोर्ट एंड कन्विक्शन और एक्विटल कैन हैपन, वेरएज 100 पुलिस जाकर वो जो भी करते हैं उनका कोई कुछ मानता नहीं है अनलेस अ फोरेंसिक रिपोर्ट गोस। और जो भी पैसा सेंट्रल ने डिसाइड किया कि वो सब स्टेट को पैसा देगा टू अपग्रेड द फोरेंसिक लेबोरेटरी एंड द पुलिसिंग। तो 1000 कोटी यदि दिया तो हमको 10% देते थे, नॉट इवन 10, 5% ऑफ द अलॉटेड मनी। ओके। तो इसके ऊपर स्टैटिस्टिकल डाटा मांगा था उन्होंने। तो फिर हमने ये स्टैटिस्टिकल बनाकर दिया कि कितना केस ओनली फोरेंसिक रिपोर्ट से सॉल्व हुआ है। बिल्कुल। तो तभी मालिमत सर ने बोला नहीं, इनको मिनिमम 20% तो आपको देना पड़ेगा। वाओ, ओके। और हर मीटिंग में झगड़ा कर 500 crores ऑफ रुपीज़ फॉर महाराष्ट्र आई ब्रॉट अंडर द मॉडर्नाइजेशन स्कीम। और उसमें सब लेबॉर्ट्री को टोटली मॉडर्नाइज किया। न्यू टेक्निक्स जो है ये साइबर फोरेंसिक, कंप्यूटर फोरेंसिक, डीएनए, वॉइस एनालिसिस, टेप ऑथेंटिकेशंस, फोरेंसिक साइकोलॉजी का लाई डिटेक्टर, ब्रेन मैपिंग, ये सब चालू किया। तो आर पाटिल इन्होंने इनॉग्रेट किया था। और इसके बाद बहुत से केसेस हम ये सब नए टेक्निक से अच्छे से सॉल्व कर पाए। ओके। एक और चीज़ कि आज की तारीख में जितना केसेस का बैकलॉग है, तो जो फॉरेंसिक्स डिपार्टमेंट है, आई एम श्योर उनके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन होता होगा उस बैकलॉग की वजह से। तो क्या कोई प्राइवेट प्लेयर्स या प्राइवेट लेबोरेटरीज़ हैं जो इनको ईज़ कर सकते हैं, और उन पर कितना भरोसा रखा जा सकता है? ये बहुत बड़ी समस्या है एक्चुअली। जैसे मैं रिटायर हुई, बहुत लोगों ने हमसे रिक्वेस्ट किया था कि प्राइवेट चालू कीजिए, क्योंकि इंडिविजुअल अभी कैसा है, जब पुलिस केस रजिस्टर करती तभी वो फोरेंसिक लेबोरेटरी में जा सकती है गवर्नमेंट, और बाकी लोगों को चाहिए तो कहाँ जाएंगे वो। और फोरेंसिक ऐसी चीज़ है कि कोई आपको ट्रेनिंग नहीं देता उसको। जो फोरेंसिक लैब में काम किया उन्हीं को मालूम रहता है क्राइम कैसे सॉल्व करना। बाकी लोगों तो सिर्फ पढ़े रहते हैं, बस थेरेटिकली पढ़कर डॉक्टर तो नहीं बन सकते हैं। बट प्रॉब्लम ऐसा आ रहा है अभी, बिकॉज ये साइंस का बहुत ही उपयोग हो रहा है और एरियर्स बहुत बढ़ते जा रहा है। बहुत से प्राइवेट लोग बीकॉम पढ़कर भी फोरेंसिक साइंटिस्ट बन जाते हैं, कुछ भी, यानी नो क्वालिफिकेशन, नो लेबॉर्ट्री क्राइटेरिया, कुछ भी। तो इसके लिए एक अभी नेशनल ह्यूमन राइट्स ने एक मीटिंग रखी थी, मुझे प्राइवेट फोरेंसिक लेबॉर्ट्री को रिप्रेजेंट करने बुलाया था। तो उसमें फिर मैंने सब डाटा दिया उनको। प्रॉब्लम ऐसा है कि फोरेंसिक ट्रेनिंग उनको कहीं नहीं मिली है। मैं किसी को स्टॉप करना नहीं चाहती, बट ऑथेंटिक, जैसे डॉक्टर पूरा कोर्स करने के बाद, लॉयर पूरा कोर्स करने के बाद एक काउंसिल में उनका रजिस्ट्रेशन होता है, उसके बाद वो प्राइवेट करता है। वैसे ही फोरेंसिक काउंसिल बनना चाहिए, विच NFSU, नेशनल फोरेंसिक यूनिवर्सिटी, VC के साथ मीटिंग हो गई थी, उन्होंने एग्री किया है अभी। तो एक काउंसिल बनाकर हर प्राइवेट वाला उसमें रजिस्टर करेगा, और इन लोग उसको मॉनिटर करेंगे, उनके जो भी हैं वो एजुकेशन उनका प्रॉपर है क्या, मेथड प्रॉपर है क्या, लेबॉर्ट्री प्रॉपर है क्या, तभी ऑथेंटिक रिपोर्ट मिल सकती है और प्राइवेट भी बाकी के एरियर्स कर सकते हैं। पर अभी तो कैसा है, ऐसा मशरूमिंग है फोरेंसिक का कि पूछो मत। एक रूम में बैठकर बाइकरा का एड्रेस देखोगे तो कहीं तो भी एक रूम का है फोरेंसिक लेबॉर्ट्री, इंटरनेशनल फोरेंसिक लेबॉर्ट्री।
तो खराब लगता है कि ये सब्जेक्ट की ऐसी खून हो रही है कर कर। आई एग्री। एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस वर्ड का आपने उल्लेख किया था थोड़ी देर पहले। मुझे ये समझना है कि आपने अपना करियर जब शुरुआत किया था उस समय ये विषय नहीं था और आज ये विषय है, तो आपने इस उम्र की तरास पे आके भी इस विषय में महारत कैसे हासिल की और क्या कुछ आपको करना पड़ा? देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो बहुत ही बड़ी टेक्नोलॉजी है। हम हर कोई जानते हैं अभी तक जो भी टेक्नोलॉजी है, इट इज़ मैन ओरिएंटेड इंस्ट्रक्शन में ही सब काम कर सकता है। कंप्यूटर जैसा ब्रेन है बोलते हैं, यानी आप उसको इंस्ट्रक्शन दो वो सब करेगा। बिल्कुल। और एआई ऐसी चीज़ है जिसको मशीन लर्निंग और एल्गोरिथम दे दिया तो वो अपने आप सोचकर काम करता है। करेक्ट। तो आपको वो लेता ही नहीं है, तो काम तो बहुत अच्छा हो सकता बट उतना ही रिस्क है उसका। लकीली फॉर मी, माय सन इज IITian Wow. who has done MS in artificial intelligence from US, and he is a neuroscientist in Princeton University for the application of AI in neuroscience. ओके। तो इसलिए मेरे को एक इसका अंदाज़ा है कि AI क्या क्या यूज़ हो सकता, कौन कौन से फील्ड में। हर फील्ड में इसका बहुत कुछ, जैसे कोई भी टेक्नोलॉजी का जितना अच्छा यूज़ है उतना ही दुरुपयोग भी हो सकता है। जितने टेक्नोलॉजी वाले उसके यूज़ करते वैसे ही क्रिमिनल भी यूज़ करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आपका व्हाट्सअप हैक होकर आप ही बात कर रहे ऐसे हो सकता है। इतना दिन हैकिंग डिफरेंट था, बट व्हाट्स AI यूज़ करने से इट विल बी अ रियलिस्टिक। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू नो वेदर इट इज़ रियल और नॉट। जी। तो इसके लिए भी हम लोग प्रिकॉशंस बहुत से देते हैं कि कैसा आप लोकेशन का देखो, जिससे आया है उनको फ़ोन कर कर पूछो उन्होंने ऐसा कुछ मैसेज भेजा है क्या, ये पैसे मांगने का आपको मालूम होगा, मैं बहुत डिफ़िकल्टी में हूँ, जल्दी दे दो वो। यानी व्हाट्सअप कॉल में कर सकता है AI ये। जी। तो ये सब रिस्क है, बट इसका बहुत ही बेनिफिट फोरेंसिक में है, बिकॉज AI powered tools can do crime analysis, evidence analysis, person identification, personality identification. अभी क्राइम सीन में AI टूल कैन आइडेंटिफाई फिंगरप्रिंट, DNA, पर्सन, क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन कर सकता है, आर्टिकल आइडेंटिफिकेशन, एज यू प्रिपेयर द मशीन लर्निंग अकॉर्डिंगली ये सब कर सकते हैं। ड्रोन एंड रोबोट्स यूज़ कर सकते हैं। और इसका यूज़ के कारण साइबर क्राइम्स में भी, हाँ, डाटा एंड पैटर्न इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, AI इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। तो ये सब के कारण फोरेंसिक काम मोर एक्यूरेट एंड मोर क्विक हो सकता है। तो बट इसका प्रॉपर टूल्स होकर अपने इधर अभी तक एप्लीकेशन में नहीं आया है, बट चल रहा है इसका रिसर्च बहुत। इसका यूज़ इवन इन रियल एस्टेट में हो सकता है, हर जगह हो सकता है। बिल्कुल। बट फोरेंसिक कैन बी अ वेरी ग्रेट बिकॉज इट विल एनहांस द क्वालिटी, टाइम एंड एक्यूरेसी। ओके। तो क्या आपके फैमिली मेम्बर्स, आपके खास करके जो बच्चे हैं, उनकी तरफ से आपको कभी कोई हेल्प हुई है, कोई क्लूज ढूंढने में या कोई सी मतलब केस को सॉल्व करने में? देखिए, माय हस्बैंड इज़ अ चीफ इंजीनियर इन BRC, ही रिटायर्ड नाउ। हाँ। तो वो टाइम में तो लाइब्रेरी इतनी महंगी थी कि बुक्स सब लोग ले नहीं सकते थे, तो उनको सिर्फ हम टॉपिक बता देते, बैलिस्टिक में इसमें हमको कुछ रेफरेंस चाहिए, वो BRC लाइब्रेरी में जाकर लेकर आते थे। तो हमारे डॉक्टर मट्टू जो डायरेक्टर थे, ही वॉज सो इम्प्रेस्ड। तो बोले अरे ये तो वॉकिंग एनसाइक्लोपीडिया है, बोले जो भी मांगते हैं वो अपने को रेफरेंस ला कर देते, उधर से जेरोक्स कर दे देते थे। वो जर्नल्स वो कॉस्टिंग इन लैक्स, और हमको सैंक्शन उतना नहीं रहता था। तो उन दिनों से ऐसा हुआ कि हमारे घर में फोरेंसिक बहुत कॉमन होने लगा। एवरीवन यूज्ड टू गिव गुड, एंड माय डॉटर एंड सन, डॉटर इज marketing and finance manager in US, माइमी में, एंड सन इज़ अ न्यूरोसाइंटिस्ट। तो ये लोगन मेरे को फिर बहुत एडवाइस देते हैं, ये केस में कैसा करना चाहिए,
मेनली एडमिनिस्ट्रेटिव का मैं बताऊँ जी। तो। एंड टुडे ऑल्सो माई हस्बैंड, आई टेल हिम एनीथिंग, he will get me the answer how to handle anything. वाओ। So it has been a very good journey and they have like मेरा ऑड टाइम में जाना, या मेरे को जब UN फेलोशिप मिलकर 4 महीने में सिंगापुर में थी, तो they were very small, 10 and 6 years, they managed themselves. तो ये सब बहुत बड़ी उनकी कोऑपरेशन था मेरे आज जो भी, और विद द सर्विस PhD करने के लिए जो भी है। और आज भी मैं कहाँ पर भी कभी भी टूरिंग है, माय हस्बैंड अकम्पनीज मी, एंड व्हाट आर द टाइमिंग इज, ऑफ कोर्स आई डोंट ट्रैवल अ लॉट नाउ, बट स्टिल वी गो अ लॉट फॉर ऑफिशियल वर्कआउट। आप थोड़ी देर पहले बहुत सारे नए कंसेप्ट्स के बारे में कह रहे थे, तो एक और टर्म है जो हमें पढ़ने में मिली है, दैट इज़ कॉल्ड एज एंटी फोरेंसिक्स। तो उसमें होता क्या है एग्जैक्टली? ये बहुत ही अभी फ्लरिश हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस ऑल प्राइवेट टाइप ऑफ पीपल। क्या है, लोग अप्रोच करते हैं कि भाई हमारे इसमें ये सब कुछ है, रेड में आने के पहले इसको निकाल दो आप। ओह। तो एविडेंस को साइंटिफिकली निकाल देने को एंटी फोरेंसिक कहते हैं। अभी नेशनल फोरेंसिक यूनिवर्सिटी में उसका एक PhD हो रहा है और उसमें मैं मेंबर हूँ, स्क्रीनिंग मेंबर। तो ऐसे बहुत कुछ होता है, तो इससे संभाल कर लोगों को रहना पड़ेगा। अभी जैसे एक केस हमारे हेलिक में, अभी जो प्राइवेट कंपनी जिसमें मैं करती हूँ, उसमें इतने तरह तरह की केसेस आती है कि FSL में उतना तरह की, बिकॉज वहाँ क्या पुलिस जो लाते वही था, ये पूरा कॉमन पब्लिक लोगों का आता है। तो हर केस में डिफरेंट टाइप का। अभी एक बहुत बड़ा प्रॉपर्टी 35 करोड़ का किसी ने ले लिया, जो सिग्नेचर है उसको उन्होंने कॉपी कर दिया, मुझे कट पेस्ट कर दिया। ओह अच्छा। तो वो एग्जैक्ट दिखता है, फोर्जरी एग्जैक्ट दिखता है, बट राइटिंग में क्या प्रॉब्लम है, कट पेस्ट करोगे तो एक नेचुरल वेरिएशन कर कर होती है, वो 0 होता है। और यदि आपने 10 बार साइन करो ना, तो उसमें वेरिएशन होती है 10 to 15 और 20% तक। यदि आपने किसी का कॉपी करने को ट्राई किया, 50 के ऊपर होती है। तो हमने ये पायलट एक्सपेरिमेंट कर लिया है, और ये केस में देखा तो ये कट पेस्ट है, बट जब तक वो कट पेस्ट का सोर्स नहीं मिलता है, वो आपको सेम मिलेगा। बिल्कुल। तो कोर्ट में प्रूफ नहीं होता है। अभी इनको हमने एडवाइस किया, बिकॉज ये बहुत कॉमन पीपल और इनका सिग्नेचर बहुत जगह प्रेजेंट रहता है। अभी वो कौन से इसमें से इसने उठाया, वो मिलना बहुत मुश्किल है। करेक्ट। तो उनको हमने एडवाइस किया है कि लाई डिटेक्टर दोनों करो, आप भी करो, उनको भी करने को बोलो, चाहिए कोर्ट से लेकर आओ ऑर्डर, तो उसमें समझ जाएगा झूठ कौन बोल रहा है। क्योंकि ये जिसने बोल रहे हैं कि हमने साइन नहीं किया, वो उनके पास टिकट सब है, बाहर गाँव गए हैं, वो एक तो एविडेंस है, बट और भी एक लाई डिटेक्टर करने से केस और। तो फोरेंसिक कैसे एक ही टेक्निक से नहीं होती है, वो पूरा देखकर उसमें और कौन से टेक्निक यूज़ कर कर उसको एविडेंस को स्ट्रॉन्ग करने से कोर्ट में स्टैंड होती है। सो आप अभी रिटायर हो चुके हैं और आपको रिटायर होके भी काफ़ी साल हो गए हैं, तो आप अपनी रिटायर्ड लाइफ कैसे जी रहे हैं और कैसे आप अपना समय निकालते हैं? भाई हम रिटायर तो नहीं हुए अभी। हम तो जो सर्विस में थे उससे ज़्यादा काम कर रहे हैं अभी। इन द सेंस वहाँ पर हमारा सिर्फ फोरेंसिक लेबॉर्ट्री का सीमित था। अभी तो हमको इतने टाइप ऑफ काम है। रिटायर होने के बाद मैं टेक्निकल एडवाइज़र गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का 3 इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस शुरू किया है। वाह। मुंबई में है, वो कोलाबा में इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, जहाँ होमी बाबा पढ़े थे उधर ही है। तो उसका सिलेबस बनाकर उसके टेक्निकल एडवाइज़र थे। और औरंगाबाद में एक चालू किया और नागपुर में एक चालू किया। टोपे साहब तब उसके एजुकेशन डिपार्टमेंट के मिनिस्टर थे, उन्होंने बोला था, और अब बहुत अच्छी चल रही। BSc फोरेंसिक साइंस, MSc फोरेंसिक साइंस, वो बच्चों को बहुत अच्छा जॉब्स भी मिलता है अपने ये सब जगह। फिर मैं एकेडमिक काउंसिल मेंबर हूँ नेशनल फोरेंसिक यूनिवर्सिटी में। महीने में एक बार हम उधर जाते हैं, डेवलपमेंट ऑफ फोरेंसिक एंड व्हाट स्टडीज़ वी कैन डू
एकेडमिक काउंसिल मीटिंग होता है, व्हाट कैन बी द प्रोग्रेस ऑफ फोरेंसिक इन द कंट्री, उसका मीटिंग्स होते हैं। इंटरव्यूज लेने के लिए 10 ब्रांच है, उसमें जाते रहती हूँ। और प्राइवेट लोग जब अप्रोच किए कि ऑथेंटिक फोरेंसिक सर्विस चाहिए, उसके लिए हेलिक कर एक हमारे लेबॉर्ट्री है विच इज़ रिकॉग्नाइज्ड रिसर्च सेंटर ऑफ नेशनल फोरेंसिक यूनिवर्सिटी। यहाँ पर हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हैंड राइटिंग, डॉक्यूमेंट एग्जामिनेशन, सीन क्राइम, उसके बाद साइकोलॉजी का लाई डिटेक्टर, पर्सनालिटी असेसमेंट, और बाद में साइबर डिजिटल जो है उसमें साइबर का है, कंप्यूटर का है, मोबाइल फोरेंसिक का है, क्लाउड फोरेंसिक का है, और अभी गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का साइबर सेल, और ये क्या बोलते हैं इकोनॉमिक्स विंग, इनके बड़े बड़े केसेस हैं। उसके लिए एक पैनल बनाया है गवर्नमेंट ने, उसमें हम एन पैनल्ड है। तो गवर्नमेंट के केसेस आते हैं, आईटी के केसेस करते, जीएसटी के केसेस करते हैं। और उसके बाद हम लोग ट्रेनिंग बहुत देते हैं, तो पुलिस को रेगुलरली ट्रेनिंग, और उनको मराठी में देखिए ट्रेनिंग देते समय आपने रियल टाइम केसेस कैसा किए वो बताना बहुत इम्पोर्टेंट रहता पुलिस को या किसी को भी। तो हम उसमें भी बहुत अच्छा ट्रेनिंग सेंटर रखा है। और कॉलेजेस में मैं बहुत से कॉलेज में अटैच्ड हूँ, DY पाटिल यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में, तो इन लोगों को भी एडवाइस देती हूँ कैसे उनके कॉलेज रन कर सकते। उनके स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप देती हूँ, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग देती हूँ। वाओ। तो ऑथेंटिक फोरेंसिक लोगों तक पहुंचाने के काम, टेकिंग फोरेंसिक टू कॉमन पीपल इज माय job, Okay. and it is my profession, and it is my hobby. Okay. So coming to the last question, एक्चुअली एक क्वेश्चन दो भाग में मैं आपको पूछना चाहूँगा। एक कि जो बडिंग फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में काम करने वाले व्यक्ति हैं या एस्पायरिंग पीपल हैं, उनको आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे ऑन अ क्लोजिंग नोट? और आज का हमारा पॉडकास्ट कैसा था और आपका क्या अनुभव था? सी टू द बडिंग फोरेंसिक साइंटिस्ट मैं यही कहना चाहती हूँ कि ये एक फील्ड है जहाँ आपके एक रिपोर्ट के ऊपर किसी का लाइफ इज़ डिपेंडेंट, डेथ एंड लाइफ का प्रॉब्लम आता है, एंड सो मेनी डिपेंडिंग अपॉन द क्राइम। तो इसके साथ जस्टिस करें, और जब तक उस पर नॉलेज आपका नहीं है उसमें एंटर नहीं करें। इट्स अ वेरी बिग फील्ड। जैसे अभी सर्जरी वाले जाकर गायनेकोलॉजिस्ट नहीं कर सकते हैं, वैसे ही इसका भी एक स्पेशलाइजेशन होता है। तो अपने को सीमित रखें जो जो स्पेशलाइजेशन में आपने काम किया है। एडमिनिस्ट्रेटिवली यू कैन हैंडल एवरीथिंग, बट व्हेन इट कम्स टू वर्किंग, आपको उसमें यदि ट्रेनिंग मिली है, उसमें ये हुई, उसी को करें और डेडिकेशन के साथ करें ताकि कॉमन पीपल को जस्टिस मिले। ये एक साइंस है विच गिव्स जस्टिस टू द कॉमन पीपल। बिल्कुल। तो इस पे कभी आप ये नहीं करना चाहिए। यू शुड वर्क वेरी होल हार्टेडली एंड ट्रूथफुली। Right. And how was the podcast session for you, madam? It's nice. I could share so many of things. I hope many of the common people come to know and take precautions. We also give lot of lectures to Rotary Club and other NGOs and other people, lot of people, so that it spreads out ki how you can avoid from the crime which you are encountering every day, morning to night, because of the digital devices we are using and the type of the cases. बिल्कुल। So we are persons who are doing it. We are also helping the corporate industry. Industry में ignorance में बहुत से accidents होते हैं, तो उनको भी हम लोग ट्रेनिंग देते हैं कैसे करने से। तो मैं इंश्योरेंस, बैंक्स, इनके भी बड़े बड़े केसेस हम करते हैं। तो केसेस होते हैं, ये करने के कारण वो कैसा होता है ये हमें अच्छे से मालूम है। और यदि हम ट्रेनिंग में आपको प्रिकॉशनरी मेथड्स बता सके तो इट विल हेल्प एंड इट विल गिव अ गुड क्लाइंटाइल दिस थिंग। तो आप एनपैनल भी कर सकते हैं और ऐसे टाइप का सर्विसेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारे पास एक्सपर्ट सभी में हैं और सबको कंप्लीटली R&D और इसमें मैं अपग्रेड करती रहती हूँ। ओके,
सो ऑन दैट नोट आई वुड लाइक टू थैंक यू कि आप हमारे पॉडकास्ट में आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you very much for asking me so insightful questions and making me give all the inputs I can do for the common people. Surely. Thank you, ma'am.